था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस नहीं बट ऑल्सो जुडिशल कमीशन, क्योंकि जुडिशल कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हाई कोर्ट से जब जजेस इधर उधर आते हैं तो वो कैसे होगा, उनको किसको लाना है किसको नहीं लाना। हाई कोर्ट में तंग करते हैं जो जजेस, उनको ट्रांसफ़र करें तो उसको चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि इस वक्त जो इतनी आज़ाद हुई हुई है ये जुडिशरी, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट्स ओवर इंडिपेंडेंट, शैल वी से दैट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो मतलब था वो ये नहीं था कि ये जजेस जो है अकाउंटेबल नहीं है। हर जगह पे जजेस आर अकाउंटेबल। और अब आइए आप वहाँ कि यहाँ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द परहैप्स 1 or 2 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जबकि लॉयर्स मूवमेंट के बाद इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में इन्होंने जो नए रूल्स बनाए अबाउट जुडिशरी, तो वो रूल्स जो है मेरा ख्याल है यूनिक कंट्री है पाकिस्तान जहाँ इस किस्म के रूल्स हैं। एक रूल तो ये है कि जी सीनियर मोस्ट बनेगा जी, ठीक। दूसरा ये है कि सीनियर मोस्ट के बनने के अंदर किसी गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जजेस और इक्वल नंबर ऑफ नॉन जजेस, एक गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल, एक बार काउंसिल का, ये वो वगैरह। सो मतलब ये दे ट्राइंग टू वंस अगेन किसी तरीके के साथ एग्जीक्यूटिव का हाथ ओवर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स वो होना चाहिए। इनका ये मौक़िफ़ है, वो सब ख़त्म हो चुका था। अब आइए इनका मौक़िफ़ ये है कि देखिए दुनिया के अंदर कहीं ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान का सिस्टम है। सारी दुनिया की जमहूरी ममालिक के अंदर, जमहूरी या नॉन जमहूरी तो छोड़ो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर भी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं टू द सुपीरियर जुडिशरी वो एग्जीक्यूटिव करती है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ। इट्स एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट और उसके अंदर कंसल्टेशन ज़रूर होती है विद द कोर्ट्स, बट कोर्ट्स डोंट होल्ड अ मोनोपोली पोजीशन ऑन दैट। अब पाकिस्तान इज़ ओनली वन ऑफ मे बी 1 or 2 कंट्रीज जहाँ ऐसे है। और ये भी एक बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में से ये डेवलप हुई थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और उसके साथ कन्फ्यूजन बड़ी हो गई है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, या वो नहीं है, लगाम तो पार्लियामेंट की होती है वाया द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट को रिफ्लेक्ट करती है ना। जो मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट में होती है वो एग्जीक्यूटिव बनाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अब पार्लियामेंट एक कानून बनाती है तो उसको जुडिशरी अंडरमाइन नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज द पार्लियामेंट्स विल। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ खड़ा हो जाता है दूसरा सवाल कि क्या जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट का कोई अमेंडमेंट हो या कोई कानून हो जो वो बनाती है इन फुल नोइंग के हम जो बना रहे हैं मेजॉरिटी हमारा हक है, क्या उसको उड़ा सकती है कि नहीं। अब ये जो डिसीजन ने तो बहुत कुछ उड़ाना शुरू कर दिया। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फलाना करके उड़ा देते हैं। अगर तो ये जेन्युइनली न्यूट्रल, इंडिपेंडेंस का वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ जेन्युइनली अगर न्यूट्रल ये जुडिशरी हो तो बहुत से इनके फैसले जो हैं वो ना हों जो आए हैं। जब इनका दिल चलता है वो एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं, कभी वो कानून को देखते हैं बाइनोकुलर के साथ, कभी वो कानून को देखते हैं माइक्रोस्कोप के साथ। माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं तो उनको सब नज़र आती है चीज़ें, हाँ ऐसे ही है। बाइनोकुलर्स के साथ देखते हैं तो उनको 2 चीज़ें और नज़र आ जाती हैं, वो इसको पकड़ के तो चेंज कर देते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अब बन गया टेस्ट केस। ये जो सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दिस इज बिकम अ टेस्ट केस ऑफ नंबर ऑफ इश्यूज कि एस्टैब्लिशमेंट की क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है इस आइन के अंदर या नहीं, उनकी किस जगह पे उनको रखना है, क्या उनके पावर्स होने चाहिए आइन के मुताबिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उनके पास होने चाहिए। एक ये, दूसरा ये कि क्या जुडिशरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होने चाहिए या नहीं। तीसरा ये कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है भी या नहीं है, क्या उसके कानून जो है कैन दे बी चैलेंज्ड और नॉट, और इफ सो व्हाट कैन बी चैलेंज्ड एंड व्हाट कांट बी चैलेंज्ड। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सो वी आर इन द मिड्स ऑफ अ वेरी सीरियस सिस्टमैटिक सिस्टम क्राइसिस जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर इन्वॉल्व्ड। रिंग के अंदर ये तीनों मौजूद है और फैसला होगा, कहा जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर में, क्योंकि अब ये मैच सनसनीखेज इसलिए हो चुका है कि मौलाना जा चुके हैं एक ब्रेक पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी अमेरिका रवाना होंगे, वो सेशन में शिरकत करने जा रहे हैं और उनकी वापसी पे प्लान है एक और धक्का लगाने का इन आईनी तरमीम को, जिनके बारे में प्रेडिक्शन आपने सिटी साहब की जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिटी साहब, जो सबसे ज़्यादा मामला उछला और मेरे ख्याल आखिरी शो में भी आपने इस पर रोशनी डाली थी वो है आईनी अदालत का क़याम।
सियासतदान या ये हुकूमत समझती है कि आइनी मामलात में ये सुप्रीम कोर्ट इतनी उलझ जाती है कि लाखों दीगर मुकदमात इग्नोर हो जाते हैं, इसीलिए एक आइनी अदालत भी कायम होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहे हैं। और ये 2006-5-6 की बात है जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, तो तब भी इसका जिक्र आया था, लेकिन उसके बाद इसे परसू नहीं किया गया। आइनी अदालत के क़याम की ज़रूरत इस वक्त क्यों महसूस की जा रही है? बिल्कुल अच्छी बात की है। वो तो ज़ाहिर है कि इस वक्त इसलिए महसूस की जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इतना हो चुका है लोगों की जहन के अंदर, है या नहीं है वो हर बंदा अपना उसका फैसला करे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं उसके अंदर लाइफ एंड डेथ है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसलिए इसको बाइफरकेट कर दिया जाए। अच्छा। एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं जी बड़ा वर्कलोड है, सारी चीज़ें वक्त ये इन चीज़ों पे लग जाता है, हर बंदा उठ के कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ले आता है। बाकी जो 1 लाख केसेस पड़े हुए हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं या बिजनेस के केसेस हैं या और केसेस हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। 13-13, 8-8 जजेस जो हैं सारा वक्त यही देखते रहते हैं, बाकी चीज़ें रह नहीं जाती। तो इसलिए एक्सक्यूज़ ये दिया जा रहा है, बट एक्चुअली द पर्पस इज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक नया बनाया जाए और उसको पहले दिन से कंट्रोल कर लिया जाए। उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो चुने चुने लोग वहाँ लेके जाए जाए। और इसीलिए पहला जो जज है उसका, ज़ाहिर है कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो पहला जज तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी ना, कहीं से वो आ तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी पहला जज वही होगा जो इस वक्त सीनियर मोस्ट है, करंट चीफ जस्टिस, उसको हेड बना देते हैं काजी साहब को, ठीक। और पहली दफ़ा गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, उसके बाद वो कहते हैं हम सीनियरिटी का प्रिंसिपल हम कर लेंगे, और यहाँ कोलिजिएट सिस्टम के लोग जुडिशल कमीशन जो है मिलके तो बना लें। अच्छा, ये इंडिया में एग्जांपल बड़ा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर सीनियर मोस्ट नहीं बनता। अच्छा। खुद अपने आप को वो सिलेक्ट सीनियर मोस्ट आगे नहीं बैठ जाता, नहीं करता वहाँ और ना ये होता कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उन्होंने क्या किया कि एक 6 मेंबर कॉलेज बना दिए, कोलिजिएट जिसे कहते हैं, ठीक है। टॉप 6 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 5 अदर टॉप जजेस, उनकी एक कॉलेज बना देते हैं। उन्होंने कहा ये आपस में बैठ के तय कर लें कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, वोट कर लें, एक दूसरे को कन्विंस कर लें, जैसे भी है फैसला ये करें, ये नहीं कि जी सीनियर मोस्ट बन जाएगा। तो कम से कम उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव व्यू आ जाती है, इंडिपेंडेंस भी रहती है और थोड़ी सी एनलार्ज हो जाता है डिस्कशन डिबेट के लिए। तो क्योंकि उसके अंदर हर किस्म के पहले 6 जजेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही किस्म की उनकी सोच हो, तो थोड़ी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 चीज़ें, 90 कंट्रीज़ ऐसी हैं आउट जो कि थोड़ी सी या ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, थोड़ी सी या ज़्यादा। 200 कंट्रीज़ हैं लगभग, 196, 200, 203 जितनी भी हैं आजकल, तो पता नहीं चलता कोई आई है, वो यूएन चार्टर पे कुछ होती है, कुछ नहीं। उसमें से नियरली 40% ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक हैं, और 40% ऐसी हैं जो कि स्लाइटली डेमोक्रेटिक है या हाइब्रिड किस्म की, बाकी डिक्टेटोरियल है, ऑटोक्रेटिक है। तो वो जो 120 से 130 के करीब जो हैं जो कि डेमोक्रेटिक और मोर और लेस डेमोक्रेटिक, उसमें से 90 के करीब ऐसे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आईनी अदालतें मौजूद हैं। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आज़ाद नहीं हुआ। उसकी वजह बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि मामले जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं दे अफेक्ट पार्लियामेंट एंड दे अफेक्ट द एग्जीक्यूटिव। इसलिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट की प्रेरोगेटिव होता है, बिकॉज वो बैठते हैं पार्लियामेंट की जजमेंट्स के ऊपर बैठते हैं। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने जो बनाई होती है, जजेस ने नहीं बनाई होती, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बनाती है। उस पार्लियामेंट जो बनाने वाले हैं, जब वो कानून उसके मुताबिक बनाते हैं तो आसानी से उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेते हैं अलग से, जिसके अंदर पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन, उनकी सिलेक्शन जजेस की होती है। अच्छा। और कोशिश यही होती है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बैठती हैं डिसाइड करने के लिए, उसके ऑपोजिशन का भी रोल होता है। अच्छा। ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके अंदर कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो, बट टिल्ट जो है वो ज़ाहिर है सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके हावी होते हैं ना, बिकॉज पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है उसी की गवर्नमेंट है ना, तो उनका ज़्यादा वजन होगा उस कमेटी के अंदर जो कि बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या अपॉइंट्स करेगी। तो इसलिए दिस इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि जो लोग आइन बनाते हैं वही जज बनाएंगे जो कि उस आइन को चेक करेंगे।
ये नहीं हो सकता कहीं और से वो आ जाएं और आके कहें आपने तो गलत बनाया, ये तो ऐसे है ही नहीं। हाँ कौन पार्लियामेंट की सोच बेहतर जानता है? पार्लियामेंट ही जानती है ना अपनी सोच, जी। जज तो नहीं जानते। तो इसलिए वो रिस्ट्रेन किया जाता है जजेस को कि आप मेहरबानी करके हमारी सोच जो हमने लिखा है ना उसी के ऊपर जाएं, आप इधर उधर ना होने की कोशिश करें। तो फिर इसीलिए वो लगाते भी ऐसे लोग हैं ठीक कि जो कि फैसले कर सके विद ग्रेट ऑब्जेक्टिविटी, बट कीपिंग इन माइंड कि पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था। ठीक, वो गलत या सही डजंट मैटर, मंतिक समझ आ गई। हाँ। मगर उसके अंदर आइन के अंदर क्योंकि पार्लियामेंट ने खुद ये लिखा हुआ है, अगर लिख देती है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, तो फिर वो अदालतें जो हैं दे आर बाउंड टू ओबे दैट आल्सो। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ, पार्लियामेंट आती है जी और कानून पास कर देती है, अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, 2/3 मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देती है कि बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो हम कहेंगे वो है। फिर तो हम तो अगले 20 साल के लिए ये पार्लियामेंट रहेगी, फिर क्या होगा? क्या होगा? तो अगर आप वो उसको ब्लैक एंड वाइट में देखें तो फिर उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, इसीलिए वो गुंजाइश छोड़ी गई है। पहली आइन के अंदर ये लिख दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप नहीं तब्दील कर सकते। वो यही है ना कि 5 साल से ज़्यादा हुकूमत इलेक्शन होनी पड़ेगी। हाँ, बुनियादी बुनियादी चीज़ें जो हैं अगर इनको आप ख़त्म कर देंगे तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहता। मगर प्रॉब्लम इस मुल्क में है कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी झगड़ा है। जब कोई चाहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है तो कहते हैं जी इसको नहीं लाया जा सकता, कोई आके कहता है ये तो है ही नहीं, इसको हिला सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, तो ये इस किस्म के इश्यूज चलते रहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बाय डेफिनेशन इज़ नो प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। अरे मैंने आपको बताया क्यों होता है ऐसे। यहाँ क्यों प्रॉब्लम बन रही है जिसका सवाल आपने पूछा, आज क्यों याद आ गया जी? आज इसलिए याद आया, जो एक तो ये कि जो यहाँ की सियासत चल रही है उस सियासत की वजह से जुडिशरी जो है वो हाईली हो चुकी है जी, और उसकी वजह से बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी, पार्लियामेंट को भी, गवर्नमेंट को भी। तो वो सारे इकट्ठे हो गए। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले क्यों नहीं ये इशू आया, अब क्यों? खान साहब ने क्यों नहीं अमेंड करने की कोशिश की? अब बात आया कि इसके आर्ग्यूमेंट के पीछे क्या है। इस आर्ग्यूमेंट के पीछे ये है कि यार ये तो पार्लियामेंट ही इलीगल है। अच्छा। ये पार्लियामेंट इज रिजल्ट ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन, इसलिए इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ओवर द जुडिशरी। ये तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है मगर ये पार्लियामेंट तो इलीगल है, तो ये कैसे सुप्रीम हो सकती है? अच्छा, और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इनका तो हक ही नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स। ये सोच है। ये सोच है। इसलिए सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी, राइटिस्ट, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिशनर्स, वो सारे खड़े हो गए। जी, अगर ये पार्लियामेंट लीगल होती और ये लीगली विदाउट रिगिंग इलेक्शंस ये जीती होती तो इसका बड़ा वजन होता। फिर ये पार्लियामेंट जो फैसले करती उसको इतनी आसानी के साथ सिविल सोसाइटी चैलेंज ना कर पाती, प्रोटेस्ट करती कि ये ठीक नहीं है, ये है। इस तरीके से जिस मॉरल हाई ग्राउंड से ये इसको प्रोटेस्ट हो रही है वो ना होती, बिकॉज इस पार्लियामेंट की मॉरल लेजिटिमेसी जो है वो डाउट में है ना। और वही खान साहब उसी चीज़ को, इमरान खान उसी चीज़ को कर रहा है और जजेस भी उसी चीज़ के ऊपर खड़े हैं। एक्चुअली जो हो रहा है वो हो रहा है कि पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जी, यस पार्लियामेंट को। वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ठीक, एक वो जिनके पास पावर लेके बैठे हुए हैं, एक वो जो इनको हटाना चाहते हैं और ख़ुद आना चाहते हैं। तो आई थिंक अब ये जाएगी बात कहाँ, ये जाएगी वहाँ बात जहाँ कानून का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, कानून विल फॉलो द लॉ ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विल फॉलो द लॉ ऑफ पावर। अच्छा, एंड अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स लगता है ऐसे है कि पावर इसमें है, बाद में लगता है कि इनमें पावर तो नहीं थी, पावर तो इसमें थी, किसी और चीज़ में थी।